गुड इवनिंग सभी छात्रों को। प्यारे छात्रों, आप लोगों का 10 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर 2025 को इन्वायरमेंटल साइंस की परीक्षा है। पर्यावरण विज्ञान मेजर कोर्स ए बी सी डी सभी के लिए। देखिए अभी का जो पैटर्न आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षा हुई है कॉन्स्टिट्यूशन वाली, संविधान की, उसमें जो सवाल था वो थोड़ा इंटरनल था। तो आपको जो है अपनी तैयारी जो है इन्वायरमेंटल साइंस की थोड़ा सा और डीप में करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, इंटरनल मतलब डीप में करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ सवालों को यहाँ डिस्कस कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र जो हैं इसको ध्यान से अपना नोट्स बना करके पढ़ेंगे, क्योंकि सवालों की प्रबल संभावना रहेगी आने की। ठीक है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने कॉपी और कॉपी में लिखते जाएं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला तो है इकोसिस्टम, जो टर्म है वो किसने दिया था। पहला सवाल ये बनता है, मिलाकर बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। इकोसिस्टम वर्ड जो है वो किसने दिया था, है ना। ब्योम से आप क्या समझते हैं, BIOME, ब्योम, ब्योम से आप क्या समझते हैं। गुच्छेदार पौधे कहाँ उगते हैं। पॉन्ड का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है कि सीधा होता है। तो पिरामिड ज़रूर पढ़िएगा। लाइव सत्रों में भी मैंने इन्वायरमेंटल साइंस पे डिस्कस किया है कि पिरामिड्स के बारे में और सबके बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको देख सकेंगे उस लाइव सत्र के माध्यम से। बहुत सारे एक्ट बने हैं, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। कि जितने भी आपके सिलेबस में जो एक्ट दिया हुआ है, मैंने आपको कहा है कि थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारा जो एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट है उसको ज़रूर पढ़िएगा, उससे आने की संभावना रहेगी। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, कितने तरह के ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं और सबसे कॉमन ग्रीन हाउस गैस कौन सा है ना। तो ये ज़रूरी है जानना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। डेजर्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। थोड़ा थोड़ा इन सबको पढ़ना ज़रूरी है छात्रों, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आप लोगों से पूछ देगा फाइटोप्लैंक्टन के बारे में कि फाइटोप्लैंक्टन किस इकोसिस्टम में होता है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ठीक से इकोसिस्टम के बारे में तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि फाइटोप्लैंक्टन किस इकोसिस्टम में है। तो यह जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो जिन टॉपिक्स को मैं बता रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा आप। इकोसिस्टम की बनावट कैसी होती है, यह सब्जेक्टिव में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि इकोसिस्टम की बनावट किस तरह की होती है और उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, है ना। वन पतन जो हो रहा है, वन पातन जो, या फिर जो पौधों की कटाई हो रही है, अगला महत्वपूर्ण सवाल है, उसके क्या हानिकारक प्रभाव हैं। वन कटाई को हम कैसे रोक सकते हैं। मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसके बचने के क्या उपाय हैं, है ना। अगर बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ भी बहुत आती है छात्रों, तो बाढ़ से बचने के क्या उपाय है, बाढ़ के कारण क्या हैं, बाढ़ को हम कैसे रोक सकते हैं। इन सभी पे एक आपका नोट्स होना चाहिए ताकि आप परीक्षा में लिख सकें। इसके बाद छात्रों आपका जो है इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, इस पर हमने बहुत व्यापक चर्चा लाइव सत्र में की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको ज़रूर सुनिएगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा। पिछले बार इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछा था, इस बार मुझे लगता है एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पूछेगा, पूछने के चांसेस हैं, है ना। पिछले बार पॉन्ड इकोसिस्टम पूछा था कि उसका पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होता है। इस बार हो सकता है आपसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पूछे या फिर ओशन इकोसिस्टम पूछे कि उसमें पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है ना, मतलब कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ऊपर होता है या नीचे होता है। बहुत व्यापक ढंग से मैंने लाइव सत्र में बताया है, उसको ज़रूर पढ़िएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा। साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था, इसको जानना ज़रूरी है। साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था, कहाँ हुआ था,
चिपको मूवमेंट पढ़ लीजिएगा। अब साइलेंट वैली मूवमेंट मैं आपसे कह रही हूँ तो इसका अर्थ है कि ये कब हुआ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इन सब को याद कर लीजिएगा, है ना। इन सब का एक नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए कहीं कॉपी में। अभी तो काफ़ी समय है आपको परीक्षा की तैयारी करने का, तो आपको इससे लाभ होगा। और बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं छात्रों। ग्लोबल मॉन्ट्रियल एक्ट एक हुआ था, उसको आप ज़रूर एक बार स्टडी कीजिएगा। न्यूक्लियर हज़ार्ड से सवाल आ सकता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनता है या फिर उसको जो डंप किया जाता है तो उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, है ना। उसको आप, ये यूनिट 5 का आपका एक टॉपिक है, उसको एक इसकी तैयारी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। और थोड़ा सा और अगर मैं आगे बढ़ूँ छात्रों, तो आप जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो हुआ था, इन सबको याद कर लीजिएगा। बहुत सारे एक्ट आए थे। पिछले बार पूछा गया था कि पेरियार बर्ड सेंचुरी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, जो कि केरल में है। इस बार पूछ सकता है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल रहेंगे। आप इन सभी टॉपिक्स को जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं उसको ध्यान से सुन के अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।